साथियों, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। रात्रि के घड़ी लगभग 1:30 बजे का समय दिखा रही है। साथियों, हम जैसे लोग जिनकी संख्या मुट्ठी भर है, जिनका समाज कह लीजिए अशिक्षा के कारण, वास्तविक शिक्षा न मिल पाने के कारण और उनका गौरवमयी इतिहास छुपा देने के कारण धार्मिक धूर्तों के, धर्म के धंधेबाजों के षड्यंत्र में फंसकर अपनी मूल अवधारणा, अपने मूल धर्म को भूलकर एक ऐसी वर्चुअल कल्पना की ओर बढ़ चुका है जहां उसके अस्तित्व की समाप्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं है। हम उन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद हमारा देश, जो हजारों सालों से एक ऐसी विदेशी संस्कृति का गुलाम है जो हमारे अंदर ही घुल मिल गई है, जिसने हमारी संस्कृति को जबरन हमसे छीनकर अपना धंधा शुरू कर दिया है, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति का यही अंतिम लक्ष्य है कि मैं अगर अपने समाज का तात्पर्य यहाँ 85% लोगों से है, जगाने में थोड़ा सा भी कामयाब रहा तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, क्योंकि यह जीवन की अंतिम बेला है, जीवन का अवसान होने ही वाला है। तो हम समझते हैं कि हमें वास्तविकता अपने लोगों के सामने रखना चाहिए और समझना चाहिए। साथियों, एक यूरेशियन रेस भारत में आक्रमण करती है और अपना नाम अपने हिसाब से वह आर्य लिख लेती है, और जिसे हम लोग आज अपने सामने देख भी रहे हैं। उस रेस ने हमारी समतावादी स्वतंत्र विचारधारा के लोगों की जो बंधुत्व, न्याय, करुणा के सानिध्य में फल और फूल रही थी, उसे तहस नहस किया, उसे बर्बाद किया। जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के लिए शिक्षण संस्थान बना रहे थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कतार शिक्षण संस्थानों की, विश्वविद्यालयों की खड़ी कर दी थी, तक्षशिला, नालंदा, तिलहारा, उदंतपुरी जैसे, विक्रमशिला जैसे, और अभी हाल ही में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजा गया हेरात विश्वविद्यालय जो कश्मीर में मिला है, वह भी धम्मा के अनुयायियों का ही है। साथियों, यह इतनी हमारी महान विरासत थी कि विश्व के बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका जिसे आज कहते हैं, जो पूर्व काल में अब से मात्र 30-40 साल पहले ही सीलोन थी, वहाँ तक से लोग आकर हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने जीवन को सफल मानते थे। यह भारत भूमि को पूज्य तथा बहुत ही आदर के भाव से देखते थे, और आज यह व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। यह एक ऐसी वर्चुअल कल्पना है जिसने धर्म के नाम पर हमारे लोगों को गुलाम बना रखा है। इन्होंने बलपूर्वक हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी है। ये षड्यंत्रकारी लोगों ने, ये विघटनकारी लोगों ने देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए
क्योंकि वो षड्यंत्रकारी लोगों ने विचार मंथन किया है, इसके लिए इस पर उन्होंने काम किया है, जिसके लिए वो कुख्यात हैं। अंत में यह निश्चय किया कि इन्हें बलपूर्वक हमेशा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए इन्हें बांध कर रखने वाली विरासत को ही इस तरह समाप्त कर दिया, यह फिर से खड़े न होने पाए। जिसके लिए इन लोगों ने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था बनाकर उन लोगों के धार्मिक स्थलों से जो धम्मा के ही महायान, तंत्रयान और वज्रयान के द्वारा बनाए गए थे, जो इस संस्कृति के महान राजा हुए कनिष्क, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू किया जो मथुरा तथा गांधार शैली में बनाई जाती थीं, जो बौद्ध सत्वों की और अवलोकितेश्वर बुद्ध की हुआ करती थीं, और जो हमारे महाविहार थे, पैगोड़ा और स्तूप थे, उन्हें अपने देवी देवताओं के धर्म स्थलों के नाम पर घोषित किया और वर्ण व्यवस्था लागू कर देश के मूल निवासी समुदाय को इन धर्म क्षेत्रों से दूर इसलिए कर दिया कि अगर यह लोग उन धर्म क्षेत्रों में जाते तो वह अपनी संस्कृति को पहचान जाते कि यह तो हमारे अवलोकितेश्वर तथा बौद्ध सत्वों की मूर्तियां हैं। जैसे कि आज सारे देश में वह जमीन का सीना फाड़कर लगातार निकल रही हैं, जिन्हें तोड़ा गया था, फोड़ा गया था और ज़मीनों में भी दबा दिया गया था। और जो हमारे बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, पैगोड़ा, स्तूप वगैरह हुआ करते थे, उन्हें मंदिरों के रूप में, अपने धार्मिक क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित कर लिया और अपनी दुकानें चालू कर दी। साथियों, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है यह देश पर। और आप इतना विचार मंथन कीजिए, विशेषकर ओबीसी समुदाय के लोग, क्योंकि उनके कारण ही वह बहुसंख्यक बना हुआ है। क्योंकि जो लोग किसी गांव के पंच, सरपंच तथा एक वार्ड मेंबर तक नहीं बन सकते अपनी संख्या के अनुपात से, वह आज देश का प्रधानमंत्री तक चुनने का काम कर रहे हैं और देश पर एक मुखौटा प्रधानमंत्री रखकर हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि सारी यह सरकार, यह सत्ता नागपुर से संचालित है। तो साथियों, यह किया गया, हमारी विरासत को समाप्त किया गया। हमें हमारे लोगों को अलग अलग छिन्न भिन्न करने के लिए जातियां बना दी गईं। उन जातियों में शूद्र समुदाय को आप सब लोग जानते ही हैं, 6743 जातियों में बांटकर छिन्न भिन्न कर दिया। और यह स्ट्रक्चर इस तरह खड़ा किया गया है कि लोग एक दूसरे से घृणा करने लगें कि मैं बड़ा हूँ, कि मैं बड़ा हूँ। छुआछूत, गैर बराबरी इसीलिए पैदा की गई कि यह लोग कभी भी हमारे खिलाफ खड़े न होने पाए। और साथियों, यह लगातार देखने में आ रहा है। हमारे लोग जो आपस में बेटी का तो छोड़िए, रोटी तक का व्यवहार करने के बारे में विचार मंथन नहीं कर रहे हैं, जबकि वह बाहर जब जाते हैं, चाहे वह ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय कोई भी हो, उन्हीं होटलों में, उन्हीं खाना खाने वाली जगहों पर नाश्ता और खाना खाते हैं, जहाँ पर सब निम्न जाति के लोग ही, तथा कथित निम्न जातियों के लोग और महिलाएं काम करते हैं। फिर साथियों, वह उन टूटियों से पानी पीते हैं जिन पर से हर व्यक्ति पानी पीता है। तो साथियों, आप देखेंगे कि इन लोगों ने पूर्व काल में एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि जब जो जल स्रोत होते थे उन पर अपना कब्जा बना लिया था और उन धर्म क्षेत्रों में अपना कब्जा बना लिया था। पानी के जितने भी स्रोत थे, वहाँ तक हमारे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर उन्होंने उन जल स्रोतों को छू भी लिया तो उनके साथ इतनी घृणास्पद कार्य किए जाते, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। जबकि उन्हीं जल स्रोतों में कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर पानी पीकर भाग जाते थे, तो उनकी कोई भी इस तरह की घृणा उनसे नहीं थी। तो साथियों, यह सब देश में किया गया। तो आज की परिस्थितियां यह केवल देश पर कब्जा बनाए रखने के लिए हैं। साथियों, आप देखते हैं देश का हर
हर व्यवस्था वर्ल्ड ऑर्डर के द्वारा प्रभावित की जा रही है। आज आप देखते होंगे अमेरिका के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन को लड़ाया जा रहा है, जहां पर निरपराध हजारों व्यक्तियों की हत्या की जा रही हैं। यह सब षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? यह धन के लोभी, यह हमारे जैसे सारे विश्व में फैले हुए लोगों के धन पर कब्जा कर धन्ना सेठ बन गए हैं। और आज यह इतना शक्तिशाली हो गया है, वर्ल्ड ऑर्डर के हर व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो साथियों, कम से कम भारत में तो हमारे अपने लोगों को इस विरासत को नकारना चाहिए और समझना चाहिए, जो आज शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रहा है, जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को बर्बाद कर हमें पंगु बना रहा है और गुलाम बनाकर गुलामी में पुनः ले जाने का काम कर रहा है। हमारे अपने लोग जो ST SC OBC के हैं, विशेषकर OBC समुदाय के लोग एक वर्चुअल कल्पना हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ चुके हैं। एक हिंदू ऐसा शब्द है जो उन्हीं के तथाकथित धर्म ग्रंथों में नहीं पाया जाता है, जिन धर्म ग्रंथों को वह हजारों साल, लाखों साल पुराना बताते हैं। जबकि असल बात यह है कि जो ब्राह्मी लिपि या थी, उसमें प्राकृत भाषा में इसे लिखा ही नहीं जा सकता, संस्कृत भाषा को लिखा ही नहीं जा सकता। जब देवनागरी भाषा आई है, आप देखेंगे कि इस देवनागरी की लिपि क्या है, उसका आप जरा धैर्यपूर्वक चिंतन मनन करें और देखें कि वो 9वीं सदी में आई है। और 9वीं सदी में जब यह नागरी लिपि आई है, तभी तो यह सारा संस्कृत वगैरह लिखा गया है। फिर यह संस्कृत हजारों साल पुरानी कैसे हो जाएगी? यह इस तरीके का षड्यंत्र है जिसे हमारे लोग पढ़ना और समझना नहीं चाहते। अगर इसके अंदर चले जाएं तो बहुत सारा इनका षड्यंत्र खुलकर सामने आ जाए। तो साथियों, यह इस देश का एक दुर्भाग्य है और हमारे लोग इस ओर बढ़ें और समझें, तब यह सारा का सारा माजरा सामने आएगा। साथियों, इन लोगों ने देश के साथ एक ऐसा भयानक, क्रूर मजाक कह लीजिए या षड्यंत्र किया है, जिसके कारण देश हजारों साल तक गुलाम रहा। इन लोगों ने इस तरीके की यह धर्म बनाकर देश के नागरिकों को विभक्त कर दिया, जिसमें मात्र मुट्ठी भर लोगों को सीमा रक्षा का कार्य सौंपा और वह लोग सीमा की रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि जो लोग बहुसंख्या में थे उन्हें इस कार्य से दूर कर दिया गया। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश पर मर मिटने का जो जज्बा उनके अंदर था, शीश कटाने का जो जज्बा था, उन लोगों को दूर कर दिया गया। इसलिए यह देश हमेशा ही, कभी पूर्व काल में तो रहा ही, लेकिन अभी 500 साल के अंदर जो हुआ है वह आप देखेंगे, कभी मुगलों ने शासन किया, कभी अंग्रेज़ों ने शासन किया, कभी डच आए उन्होंने शासन किया। मुगल जितने भी आए वह कोई लोदी वंश के नाम से, कोई गुलाम वंश के नाम से तथा अन्य नामों से वह इस देश पर हुकूमत करते रहे और हम डबल गुलाम हो गए। जैसे हम ब्राह्मण के गुलाम और ब्राह्मणों का गुलाम हो गया। तो ब्राह्मण तो षड्यंत्रकारी है, उन्होंने मिलकर मुगलों के साथ हमारे लोगों के पर अत्याचार किए और 40% हिस्सेदारी उस राज्य में प्राप्त कर ली थी, जिसे अंग्रेज जब आए तो उसे ध्वस्त कर दिया गया। और अंग्रेज़ों ने थोड़ी सी समतावादी नीति क्या अपनाई, अंग्रेज़ों के विरोध में हमारे ही अपने लोगों को खड़ा किया और उन्होंने उन्हें भगाने का काम देश में किया, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को हक अधिकार देना शुरू कर दिया था शिक्षण संस्थानों में, तथा जितने भी धार्मिक संस्थान थे उन्हें नकारने का काम किया। समानता का बर्ताव जैसे ही शुरू किया, इन लोगों के पूर्वजों ने जो आज राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उनके पूर्वजों ने, जैसे एक व्यक्ति ने कहा और उसे हम समझ ही नहीं पाए, हमारे पूर्वज समझ नहीं पाए कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका तात्पर्य यह था कि वह अपने लिए कह रहे थे, वरना उस व्यक्ति ने यह कहा था कि तेली, तमोली और कुन भट्टों को विधानमंडलों में जाकर के हल चलाना है
तो इससे यह सारा का सारा माजरा साफ हो जाता है। और उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा एक षड्यंत्र लिख कर गया है जिसके कारण आज देश को, जिसके ऊपर चलते हुए आज देश को बर्बाद किया जा रहा है। जिसने कहा था कि अगर देश पर लंबे समय तक हुकूमत करना है, राज करना है, तो उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार कर लो, उन लोगों को इतना निचोड़ दो कि वह जिंदा रहने को ही विकास समझें। तो साथियों, वंच ऑफ थॉट्स तथा वी और अवर नेशन हुड डिफाइन नामक किताबों को आप पढ़ें और समझें और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसी हिसाब से शिक्षित करने का काम करें। साथियों, हमारा राष्ट्र सीमा की रक्षा इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि वह एक मुट्ठी भर लोग उनसे लड़ नहीं सके। और यह जो लोग एक वर्चुअल कल्पना बनाए हुए हैं कि कभी हमारे देश में आणविक अस्त्र चलते थे, बहुत बड़े बड़े अस्त्र हुआ करते थे जिनसे, और श्राप देकर भस्म कर दिया करते थे, वरदान देकर हम उन्हें अच्छा बना दिया करते थे, उनके जीवन को खुशहाल बना दिया करते थे। यह सब एक झूठ पर आधारित है। वरना जब मुगल इस देश पर सत्ता स्थापित करने के लिए आए तो इनके पास लाठी डंडे और टूटी तलवारें, जंग लगे खाए हथियार थे जिनसे वह उनका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिभा नहीं है। जितने भी आप नज़र उठाकर देखें इस पृथ्वी पर इनोवेशन हुए हैं वो सारे के सारे श्रमजीवी कमेरा वर्ग के लोगों द्वारा ही किए गए हैं। चाहे वह खाने पीने या फिर जमीन में खाद्य पदार्थ पैदा करने का काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े अट्टालिका और महल बनाए गए हैं वह श्रमजीवी लोगों द्वारा बनाए गए हैं। आज यह जिन पर सड़कें इनके वाहन भर्राटे भरते हैं वह आप देखेंगे तो यह सड़कें, यह जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वह बड़े बड़े डैम हैं, वह सब हमारे श्रमजीवी लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो साथियों, इन बातों पर आप विचार मंथन करें। यह हम लोग कैसे गुलाम और शूद्र बन गए, जबकि हमारे आप देखेंगे 10वीं सदी के पहले इस देश में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे गुलाम हो गए, कैसे शूद्र हो गए, कैसे नीच बना दिए गए? क्योंकि इन लोगों ने 8वीं सदी में जन्मे एक तथाकथित, जिसे शंकराचार्य बनाया गया, आदि शंकराचार्य जब बनाया गया, जिसका जन्म 788 में केरल के एक गांव में हुआ और उसने वहाँ से कुछ राजाओं से मिलकर यह षड्यंत्र रचा गया और हमारे देश के राजाओं को छिन्न भिन्न कर उसकी सत्ता स्थापित की गई थी। साथियों, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसकी तह में जाकर अगर आप देखेंगे तो सारा माजरा समझ जाएंगे। जो आज का ब्राह्मण धर्म है वह किसी भी तरह से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आप लोग समझ से काम लें और विचार मंथन करें। जो हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र की एक वर्चुअल कल्पना गढ़ी जा रही है, उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो वही वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें और नीचे धकेल दिया जाएगा। अभी कुछ क्षण कर जो नागपुर से सूचनाएं आती हैं, उन्होंने एक विशुद्ध मनुस्मृति बनाकर रख ली है इस देश को, संविधान को समाप्त कर उसे लागू करने के लिए। अगर यह लोग 24 में जीते तो उस काम को अवश्य करेंगे। उसमें वर्ण व्यवस्थाएं, अगर नौकरियां भी दी जाएंगी तो उस वर्ण के हिसाब से ही दी जाएंगी। वैसे तो प्राइवेटाइजेशन लागू कर इस देश से सारी नौकरियों को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हम लोग पढ़ने लगे तो शिक्षण संस्थान बर्बाद कर दिए गए। हमारे लोग जब नौकरियां करने लगे तो जहां नौकरियां थी उनको प्राइवेट करके हमारे लोगों को दूर कर दिया गया। आप देखेंगे कि मात्र 2% नौकरियां ही शासकीय क्षेत्र में हैं, बाकी जो 98% अवसर हैं वह सब के सब प्राइवेट सेक्टर में हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं है। जबकि सत्य यह है कि वह जो बड़े बड़े कर कारखाने और व्यापारिक संस्थान खुले हुए हैं वह सबके सब लीज पर ली हुई ज़मीनें हैं, वह हमारी ज़मीनें थीं जिन्हें शासन ने बलपूर्वक हमसे छीन लिया और उन ज़मीनों पर वह कारखाने खुले हुए हैं और वह सब के सब कारखाने हमारे लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही खुले हैं। क्योंकि वह लोग हजारों लाखों करोड़ का
लोन लेते हैं बगैर किसी गारंटी के उन्हें मिल जाता है, क्योंकि उनके लोग वहाँ पर पहले से विद्यमान हैं और उन कारखानों को लगाते हैं जिन्हें चलाने वाले भी हमारे 85% समुदाय के लोग ही होते हैं। अब धन भी हमारा, जमीन भी हमारी, चलाने वाले भी हम। और आप देखेंगे कि जो चलाने वाले मजदूर हैं उन्हें उनकी वेतन, उनकी मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है। साथियों, यह षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसकी उन कल कारखानों की कमाई वह धन्ना सेठ अपनी जेबों में रखता है, अपनी तिजोरियां भरता है और उसके बाद वह उस धन से विदेशी बैंकों तक को भरने का काम कर रहा है और उस धन को लूटकर लगातार विदेश भाग रहा है। 22 का जो डेटा आया है उसमें 2,47,000 लोग विदेश भाग गए। आप ये समझ सकते हैं कि वह लोग विदेश भागे हैं, देश की नागरिकता छोड़कर भागे हैं, तो कितना धन लेकर भागे होंगे, जिनमें से कुछ लोगों के ही नाम सामने आ पाते हैं। हर्षद मेहता से लेकर बिल्कुल आप ताजे ताजे ओपी अग्रवाल तक आप देखेंगे कितने विजय माल्या, कितने नीरव मोदी, कितने मेहुल चौक से देश का लाखों अरब रुपया लेकर विदेश भाग गए, जबकि हमारे मूल्यवादी समुदाय के लोगों के पास अगर बैंक का 10,000 रुपया भी है तो उसकी कुर्की कर लेते हैं, उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो साथियों, उन लोगों का पिछले 10 साल में आप डेटा उठाकर देखें, 24,95,80 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया है, एनपीए में डाल दिया गया है या राइट ऑफ कर दिया गया है, लेकिन वह धन्ना सेठों की जेब में जा चुका है। तो साथियों, आप यह देखें और समझें कि हमारे अपने लोगों के लिए 1 रुपया इन लोगों के पास नहीं है। अभी अभी आप देखते हैं कि नौकरियां समाप्त की जा रही हैं इस नाम पर कि वेतन देने के लिए धन नहीं है, लेकिन आप यह देखते और समझते होंगे कि देश का जो लाखों अरब रुपया लेकर विदेश भाग गए, या एक ही व्यक्ति अडानी जो 14 के पहले 629वीं रैंक पर था और आज विश्व में नंबर 2 बना हुआ है और उसने देश का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उसके पक्ष में देश की सत्ता पर जो हम लोगों ने बिठाया है वह व्यक्ति है और वह राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़कर हमारे धार्मिक लोगों को उल्लू बना रहा है, एक तरह से भ्रमित कर रहा है। जिस व्यक्ति को देश के विकास के लिए काम करना था वह व्यक्ति धार्मिक चोला ओढ़कर कभी उत्तराखंड की यात्रा करता है, कभी कहीं की यात्रा करता है और वह कभी राम मंदिर का निर्माण कराता है, लेकिन कभी आपने यह नहीं देखा कि कोई शिक्षण संस्थान IIT IIM का उसने उद्घाटन किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो। नहीं कर रहा है। वह हमारे जीवन को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। उधर से चीन अपनी सेनाएं लगातार बढ़ाई जा रहा है और हमारी ज़मीन पर जो 1962 में चीन ने 70,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें वह तथाकथित कैलाश पर्वत भी उसमें चला गया। वह झील, मानसरोवर झील, जहाँ की अंधभक्त यात्राएं करना चाहते थे, अब आज यात्रा करके देख लें। यस, अब जाति क्यों नहीं है कैलाश पर्वत पर, जहाँ इनका तथाकथित भगवान बैठा हुआ है, वो चीन ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी देश की उन्नति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में अरबों रुपया लेकर विदेश भाग गए लोग, लेकिन यहाँ पर कोई कल कारखाने नहीं लगाए गए। हमारे लोगों को किसी प्रकार का कोई भी हर हाथ को काम देने वाला कोई उपक्रम, कोई कारखाना नहीं लगाया गया, जबकि यह इतना धन लगभग 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया धन्ना सेठों का। उस धन से हर जिले में 4-4 फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती थीं। साथियों, आप समझ सकते हैं, हर व्यक्ति के हाथ को काम दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि यह लुटेरी संस्कृति गोलबल करके बंच ऑफ थॉट्स भी और नेशनहुड डिफाइन से भ्रमित है, जो देश में किसी प्रकार का कोई भी उपक्रम खड़ा नहीं करना चाहती है। वरना आप देखें कि भारत से 1 साल बाद आज़ाद हुआ चीन,
आज विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गया है, वह अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और इन लोगों ने देश को लूटकर लगभग 300 लाख करोड़ रुपया विदेश में जमा कर दिया, जबकि यह डेटा 20 से पहले का है। अगर यह धन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा होता, देश के कल कारखाने इस ढंग से बनाए गए होते, तो साथियों क्या हम अमेरिका और इंग्लैंड से आगे नहीं हो जाते। देश पर एक ऐसी संस्कृति राज कर रही है जिसे हम धर्म का ठेकेदार माने बैठे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह धर्म कभी भी हमारा था ही नहीं और न आज है। तो इसे आप लोग समझें और समझाएं। साथियों, आप देश की आज़ादी के लिए काम करें। यह देश आज भी गुलाम है, आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से गुलाम हैं, क्योंकि जो लोग शारीरिक रूप से गुलाम होते हैं वो तो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी वर्चुअल गुलामी में धकेला गया है जिसे आप समझ रहे हैं और समझते हैं। साथियों, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।